वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज के दिन हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका भारत के न केवल डोमेस्टिक बल्कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो हमारी इंटरनेशनल इमेज है या जो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और जो हमारा डेमोक्रेटिक सेक्युलर फैब्रिक है देश का, इन मुद्दों से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स में टॉपिक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल बात है कि 11 मार्च को मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंदर नित्यानंद राय ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल को टेबल किया है पार्लियामेंट का। रिसेंटली एक पार्लियामेंट का बजट सेशन इज अंडरवे, and in this session this Minister of State Mr. Nityanand Rai has presented a bill, and the name of this bill is Immigration and Foreigners Bill 2025। अब इस बिल ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिबेट भारत में जो है वो छेड़ दिया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड what this Immigration and Foreigners Bill is all about, what are the provisions of this particular bill, और क्यों इस बिल को लेके इतना हंगामा है भारत में। अब बात करते हैं इस चीज को समझने के लिए। जैसे इस बिल के नाम में आ रहा है इमिग्रेशन, तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके देश की टेरिटरी है, इफ दिस इज द if this is the territory of India, then वो लोग जो भारत के नागरिक हैं और भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रहने को जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट इंडियंस। मतलब दीज आर इंडियंस बट फॉर सम रीजंस दे हैव डिसाइडेड नॉट टू लिव इन इंडिया and they have gone to some other country to live there. So these are Indian citizens but they are not residents in India, therefore they will be referred to as the non-resident Indians. अब ये जो NRIs भारत के बाहर जा रहे हैं इनको हम बोलेंगे एमिग्रेंट। इनको क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। और बाहर के देश के नागरिक मतलब वो होंगे हमारे फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स को ही पॉलिटी में बोलते हैं एलियंस। फॉरेनर्स को बोलते हैं एलियंस। तो वो फॉरेनर्स मतलब पीपल हु आर नॉट दी रेसिडेंट, नॉट दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर फॉरेनर्स, दैट इज दे आर दी सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट और सम कंट्री। और ये लोग जब भारत के अंदर एंटर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। तो दो वर्ड यहाँ से देख लो, एक हो गया इमिग्रेंट जो भारत में आ रहा है, और एक हो गया एमिग्रेंट जो भारत से बाहर जा रहा है। भारत का नागरिक है लेकिन भारत से बाहर जा रहा है रहने फॉर सम पर्पस, लेट्स सपोज स्टडी, वर्क, टूरिज्म एटसेट्रा। अब ये जो इमिग्रेंट हैं जो भारत में आ रहे हैं अगेन फॉर सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के भी कई जो है वो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म हो सकता है, कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने आ रहा हो, ठीक है। कल्चरल टूरिज्म हो सकता है, कोई वर्कशॉप हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ सकता है, कोई नौकरी करने आ सकता है। तो देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस व्हाई फॉरेनर्स और एलियंस आर एंटरिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये जो इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट को भी हम कई हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। एक तो है आपका जो वैलिड पासपोर्ट लेके आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा के थ्रू इंडिया में एंटर कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लीगल इमिग्रेंट। लीगल इमिग्रेंट, ठीक। लीगल इमिग्रेंट्स का आना हमको कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है। रादर इन दिस रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट ग्लोबलाइजेशन हैज एक्चुअली डन इज कि उसने जो लोगों की एंट्री है उसको और ज्यादा इजी कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन ने जो फ्री फ्लो बढ़ाया है कैपिटल का, लेबर का। तो लेबर किसी भी फॉर्मेट में, लेबर किसी भी फॉर्म में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन का तो ये पैमाना ही है, या ग्लोबलाइजेशन का इट इज अ ट्रेडमार्क कि दे विल बी फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अक्रॉस दी नेशनल बॉर्डर्स।
तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है लोग बाहर से आए, क्योंकि लोग बाहर से जब भारत में आएंगे तो हमारी सर्विसेज और गुड्स को यूज करेंगे, जिससे हमारी लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। वी वांट मोर एंड मोर लीगल इमिग्रेंट्स टू कम एंड एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। फिर दूसरे इमिग्रेंट वो जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, जिन्होंने, अब इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे हो सकते हैं? इलीगल इमिग्रेंट्स जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू जो लोग एंटर नहीं किए, या जिन्होंने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स को यूज करके इंडिया में एंट्री ली है, या जो इंडिया में रह रहे हैं उनके वीजा टर्म एक्सपायर होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। तो ये है एक प्रॉब्लम का हिस्सा। और तीसरा एक और आदमी है, तीसरा एक और कैटेगरी है जिसको हम बोल रहे हैं रेफ्यूजीज। ये है रेफ्यूजी। अब रेफ्यूजी क्या है? रेफ्यूजी लीगल और इलीगल इमिग्रेंट से अलग है। रेफ्यूजी को कैसे डिफाइन करते हैं? रेफ्यूजी वो लोग हैं जो भारत में रेफ्यूज सीख कर रहे हैं, शरण मांग रहे हैं, इनको हिंदी में शरणार्थी बोलते हैं, शरण मांग रहे हैं। वाई? बिकॉज इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन या इन देयर डोमेस्टिक कंट्री जहां से भाग के आ रहे हैं, दे फेस द रिस्क ऑफ परसिक्यूशन। इनको परसिक्यूशन का रिस्क है, मतलब इनको इनकी जान का भी जो है खतरा बना हुआ है। फियर द रिस्क ऑफ परसिक्यूशन बिकॉज ऑफ, अब कारण क्या है परसिक्यूशन का? बिकॉज ऑफ रिलीजियस, एथनिक और पॉलिटिकल रीजंस। तो राजनीतिक, नस्लीय या धर्म के आधार पे इनको रिलीजियस परसिक्यूशन का खतरा है। इसलिए वो विवश हैं कि अपने देश को छोड़ के भाग वो किसी दूसरे देश में जाके शरण मांगते हैं, और जब वो देश उनको शरण प्रोवाइड कर देगा तो फिर वो हमारे देश के क्या कहलाने लगेंगे? रेफ्यूजीज। तो रेफ्यूजीज भी क्या है? इमिग्रेंट हैं। एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स? डिफरेंस इज इन द इंटेंट of why these people are entering into the territory of India. सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इनके पास हो सकता है कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो, लेकिन डिफरेंस ये है कि इलीगल इमिग्रेंट भारत में इसलिए एंटर कर रहा है क्योंकि उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं यहाँ पे, या उसका लिविंग कंडीशन जिस देश से वो आ रहा है वहां पे बहुत ही पुअर है। लेकिन रेफ्यूजी भारत में इसलिए एंटर कर रहा है या इसलिए रेफ्यूज सीख कर रहा है, मांग रहा है, क्योंकि उसको अपने जीवन के अंत होने का भय है अपने देश में, इसलिए वो भारत में आके रेफ्यूज मांग रहा है। तो अब हमारी ये टर्म्स जब हमको क्लियर हो गए, अब आगे चल के हम बात करते हैं कि ये जो भारत में इमिग्रेंट्स की संख्या है और उसमें भी ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनकी संख्या भारत में पिछले सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऐसा डेटा देके हमको बताया है। इसलिए भारत के पार्लियामेंट के अंदर सरकार को ये जरूरी हो गया था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है भारत में आने वाले, इनको कंट्रोल किया जा सके, इनकी नंबर्स को रेगुलेट और चेक किया जाए, क्योंकि जब भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तो हमारे नेशनल या लोकल रिसोर्सेज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारी डेमोग्राफी जो है वो चेंज होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो लोकल्स हैं उनको कम होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं लोकल्स और बाहर के लोगों के वो एनहांस होते हैं, और सबसे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का भी खतरा होता है। तो इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट के अंदर मिस्टर नित्यानंद राय, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर, इन्होंने ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को प्रेजेंट किया। अब ये जो बिल है, इस बिल का कनेक्शन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से भी है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक अपने आप में था, जो कि 2019 के अंदर आया था। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट बना है 1955 का, और उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, जिसको हमने बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका उससे भी कनेक्शन है कि वो कौन से लोग हैं जो भारत में रेफ्यूजी या इलीगल इमिग्रेंट्स से आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट बन के आ रहे हैं, वो किस देश को बिलोंग करते हैं और उनकी धार्मिक मेंबरशिप क्या है।
तो इसका उससे भी कनेक्शन है। और अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेशन है वो एक एस्टिमेट बताता है कि 20 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड मतलब 2 करोड़ से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो है वो भारत में रहते हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट ने हमको बताया है। और ये जो है 30% इंक्रीज है। तो पिछले डेटा से ये 30% का इंक्रीज हुआ है इन दी इलीगल इमिग्रेंट्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं यहाँ पे कि उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक माँ अहिल्या बैच चलाया जा रहा है। माँ अहिल्या बैच MPPSC फाउंडेशन 2026 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर करना चाहते हैं MPPSC के अंदर, उनके लिए ये बैच है। इस बैच को माँ अहिल्या बैच बोला जा रहा है। और ये जो बैच है ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और जिसकी आपको स्टैंडर्ड फीस 11,000 है, लेकिन होली हंगामा ऑफर के अंदर ये आपको ₹5,000 में पड़ेगा। और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में इसकी अलग अलग क्लासेस चलेंगी। और प्राइम फीस इसकी 30,000 है, लेकिन प्राइम मेंबर्स के लिए डिस्काउंटेड फीस विल बी 10,000 रुपीज। एंड दिस होली हंगामा ऑफर इज फ्रॉम 9th of March to 22nd of March. So you can avail this particular offer during this time period. Now let's come to the objectives of this particular bill. इस बिल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो इस बिल का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले इस बिल को टेबल करते वक्त बताया गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज बॉर्डर्स। तो भारत की जो बॉर्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है विद आवर नेबर पाकिस्तान, और जो ईस्टर्न बॉर्डर है विद आवर नेबर बांग्लादेश, और एक बहुत बड़ी बॉर्डर जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं बेसिकली दीज बॉर्डर्स आर प्रीडोमिनेंटली, मेजॉरिटी जितनी भी इनका लेंथ है इन दी प्रीडोमिनेंटली दीज बॉर्डर्स आर पोरस इन नेचर। And that is one very important reason why people from these countries, especially from Pakistan and Bangladesh, लोग यहाँ से भाग के भारत में आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ भारत में ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, जो कि लाजमी बात है क्योंकि भारत के दोनों ही पड़ोसी जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। हालांकि ये बात एकदम सही है कि अगर आप पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे इंडिया और बांग्लादेश को कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि बांग्लादेश जो है वो भारत के इस पैरामीटर को लेके भारत के बहुत ही करीब है, या पिछले कुछ टाइम में वो भारत से आगे भी निकल गया था। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जितनी बेहतर भारत में है उतनी बेहतर बांग्लादेश में नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और पाकिस्तान के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। और पोरस बॉर्डर्स के होने के कारण लोगों के पास एक ये इंसेंटिव होता है कि अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो किसी ना किसी तरीके से किसी फोर्ज डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके या कोई इलीगल रूट का इस्तेमाल करके, विदाउट द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड वीजा एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, लोग इंडिया की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और इन्हीं लोगों को हम बोलेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इस बिल का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि हमारी जो नेशनल बॉर्डर्स हैं, जो भारत की बॉर्डर्स है, उसको सिक्योर करना, क्योंकि रूट कॉज ये सारी प्रॉब्लम का यही है दोस्तों। इस प्रॉब्लम का रूट कॉज है कि अगर हमारी बॉर्डर्स पोरस नहीं होती, या अगर हमारी बॉर्डर्स बहुत प्रॉपरली गार्डेड और मैनेज्ड होंगी, तो यहाँ से लोग आएंगे ही नहीं। और जब लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो हमको उनको आइडेंटिफाई करने का चैलेंज खत्म हो जाएगा, उनके लिए डिपोर्टेशन सेंटर्स बनाने का जो इकोनॉमिक खर्चा आएगा वो कम होगा, उसके कारण होने वाले जो डेमोग्राफी में चेंज है वो नहीं होंगे, उसके कारण जो लोकल वर्सेस फॉरेनर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं वो नहीं होंगे, उसके कारण सेंटर वर्सेस स्टेट के डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, उसके कारण ह्यूमैनिटेरियन या उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, उसके कारण इंडिया जो है अपना इंटरनेशनल कमिटमेंट रेफ्यूजीज को लेके, रोम कन्वेंशन एटसेट्रा, वो वायलेट नहीं करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से हम बच जाएंगे अगर हम अपनी बॉर्डर्स को प्रॉपरली गार्ड और मैनेज और सील करके रखें,
क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से है कि जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर करते हैं, और हमने वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया, चेक कर लिया, तो आगे होने वाली इस पर्टिकुलर इशू के कारण होने वाली जितनी भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर बिल का ऑब्जेक्टिव है इंडिया की बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, और दूसरा है स्ट्रीमलाइनिंग द लॉज गवर्निंग इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि भारत में ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि भारत में अभी तक फॉरेनर्स या इमिग्रेंट्स से रिलेटेड हमारे पास कोई लीगल व्यवस्था नहीं है हमारे पास टू बी प्रिसाइज ऐसे 4 कानून हैं जो भारत में एंटर करने वाले इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसे 4 कानून हैं। 4 कानून होने का मतलब है कि मल्टीप्लिसिटी है, डुप्लिसिटी है, और उसके कारण कंफ्यूजन है। इसलिए इस बिल का ऑब्जेक्टिव है इन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देना, उस लीगल व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कर देना जिस लीगल व्यवस्था के कारण या जिस लीगल व्यवस्था के तहत भारत के भीतर आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। तो क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग कानून हैं, इसलिए बेहतर है कि एक ही कानून में सारी चीजों को इंटीग्रेट कर लिया जाए। ये आप समझिए कि भारत के लीगल सिस्टम के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज के कारण क्या पैदा होता है? कंफ्यूजन, और उसके कारण फिर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक डिस्क्रिशनरी पावर भी मिल जाती है या एक स्कोप मिल जाता है कि वो उन कंफ्यूजन को एक्सप्लॉइट कर सके और अपनी पावर्स का मिसयूज करें और जनता के साथ फिर क्या हो? शोषण हो। इसलिए अगर कानून एक होगा, अगर लीगल सिस्टम स्ट्रीमलाइंड होगा, तो ये जो प्रॉब्लम होती है डुप्लिसिटी के कारण, मल्टीप्लिसिटी के कारण, वो प्रॉब्लम से भी हम बच जाएंगे। तो इसका पर्पस है स्ट्रीमलाइनिंग द लॉज गवर्निंग इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स। जब ये बिल प्रेजेंट किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ होम इन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द होम मिनिस्ट्री, उस बिल के साथ एक अलग से स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी दिया गया था कि क्यों सरकार इस बिल को लेके आ रही है। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कानून भारत में फॉरेनर्स और इमिग्रेशन को लेके अभी है, 4 में से, मैं बता रहा हूं मैं आपको 4 कौन से हैं, 4 में से 3 कानून जो हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के हैं। एक ही कानून है वो सन 2000 में पास हुआ था, अभी हम देख रहे हैं। पहला ये बोला गया, और दूसरा बोला गया कि ये जो कानून है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में लाए गए थे भारत में। इसमें से 3, मैंने आपको बताया कि 4 में से 3 कानून ऐसे हैं जो संविधान बनने के पहले हैं, मतलब ब्रिटिश एरा के कानून हैं, और उसमें से भी 3 में से भी 2 कानून खास तौर से, या तीनों कानून का संबंध या तो वर्ल्ड वॉर 1 से है या वर्ल्ड वॉर 2 से है। तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान जब बरतानिया हुकूमत भारत में शासन कर रही थी तो उन्होंने अपने जो उनके उस समय उनके जो एनिमीज हैं वो भारत की टेरिटरी में आके उनको भारत के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको कमजोर ना कर सके, इसके लिए ऐसे कानूनों का जो है इनैक्टमेंट किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस बोलता है कि हम इसलिए ला रहे हैं ये कानून, ये बिल इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉरेनर्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कानून हैं वो एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के हैं, और दूसरा ये कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में बनाए गए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 2। So therefore we want to streamline the legal system in the modern post-independent India, and that is the reason why this bill is being introduced. Clear? Now let's understand those. Let's now find out what are those 4 laws which this particular bill will replace and repeal. तो कौन से वो कानून हैं? तो देखिए सबसे पहला जो कानून है वो है 1920 का, एंड ये 1918 से लेके 1919 तक चला वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान का ये कानून है द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। दूसरा जो कानून है ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का है, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। तीसरा जो कानून है वो है फॉरेनर्स एक्ट 1946। अगेन 1945 was the time period when the Second World War ended।
तो ये भी उसी टाइम पीरियड का है। एंड द लास्ट इज, ये है एकमात्र पोस्ट इंडिपेंडेंट कानून, या इंडिपेंडेंस के बाद या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानून एकमात्र जो है वह है इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। कैरियर्स मतलब वो साधन जिससे कि भारत के बाहर का कोई आदमी भारत के टेरिटरी के अंदर एंटर कर रहा है, ईदर बाय एयर, लैंड और सी, और उनको लाने वाले जो वाहक हैं, चाहे वो एयरप्लेन हो, सी प्लेन्स हो, या ट्रेन हो, बसेस हो, इन सारे लोगों को बोला जा रहा है कैरियर्स, मतलब वो साधन जो भारत से बाहर के लोगों को भारत के टेरिटरी के भीतर ला रहा है। तो ये 4 कानूनों को रिप्लेस और रिपील करता है ये एग्जिस्टिंग, ये जो अभी लाया गया बिल है वो, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस बिल के जो बेसिक इसके फीचर्स हैं या जो बेसिक प्रोविजंस हैं इस बिल के, वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले तो इसमें स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है कि हम किसको इल्लीगल इमिग्रेंट मानेंगे। तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की जो कैटेगराइजेशन है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है कि बहुत सारे नई कैटेगरीज भी जोड़ दी गई हैं, इन लोगों को भी हम इल्लीगल इमिग्रेंट की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक, अगला है एनहेंस्ड पावर्स। अब ये बिल जो है वो क्या करता है, ये एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो सेट करता है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। हालांकि ये ब्यूरो जो है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इस बिल के थ्रू इस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को एक लीगल स्टेटस मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसको? लीगल स्टेटस मिल रहा है। ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर अलग अलग तरीके के लोग काम करेंगे, जैसे फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड रीजनल ऑफिस FRRO, फिर उसके बाद इसके अंदर होंगे इमिग्रेशन ऑफिसर्स। तो ऐसा पूरा इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंदर काम करेंगे। और इन ब्यूरो के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, इनकी पावर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है ये बिल, इनकी पावर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे ये अगर चाहें तो अगर इनको ऐसा लगता है कि किसी आदमी के आने से भारत की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है या थ्रेट हो सकता है, तो वैसे इंसान को, ऐसे फॉरेनर को भारत के टेरिटरी से बाहर कर सकते हैं, या उसकी एंट्री को बैन कर सकते हैं, या अगर कोई आदमी अंदर है तो उसको भारत की टेरिटरी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स को ये बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देता है। पेनल्टीज जो है वो भी लगाता है एम्प्लॉयर्स के लिए। अब पेनल्टीज भी बहुत सारी हैं, पीनल प्रोविजन है। जैसे पीनल प्रोविजन एक है कि अगर आप एक वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ भारत में एंटर नहीं किए हो, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 5 इयर्स तक का पनिशमेंट जो है वो आपको मिल सकता है। अगर आपने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, मतलब जाली दस्तावेज के साथ अगर आपने भारत में एंट्री की है, तो आपको 7 इयर्स तक का पनिशमेंट जो है वो मिल सकता है। और फाइन हो सकता है अप टू 5 लाख रुपए तक का जो है वो मॉनेटरी फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इसमें एक हेड कांस्टेबल को भी पावर दी जा रही है, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर पुलिस ऑफिसर के को पावर दी जा रही है कि बिना वारंट के ऐसे किसी फॉरेनर को भी अरेस्ट किया जा सकता है जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो बहुत वाइड और स्वीपिंग पावर्स देता है ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। फिर उसके बाद जो है, जैसे और भी अगर इसके बताऊं मैं आपको प्रोविजंस, तो जो कैरियर्स हैं, कैरियर्स के ऊपर भी ये लायबिलिटी लगाता है। वो बोलता है कि कैरियर्स को जो फॉरेनर्स हैं उनकी जानकारी इमिग्रेशन ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी शेयर करनी होगी। और अगर सरकार की तरफ से ये कोई गाइडलाइन आती है कि आपको इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हु इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी आपको एंटर नहीं करने देना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनाई गई है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की गई है। अभी तक क्या होता था कि भारत में आने वाला जो फॉरेनर है उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने आप को अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करवाए, FRRO के ऑफिस जाके या किसी पुलिस स्टेशन जाके। लेकिन अब जो है वो कैरियर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नर्सिंग होम है, जो हॉस्पिटल्स है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनकी जिम्मेदारी बनाई गई है कि वो इंश्योर करें कि उनके यहाँ पे आने वाले कौन कौन फॉरेनर्स हैं, जो पेशेंट है अगर तो पेशेंट के साथ जो हेल्प है वो कौन है, जो स्टूडेंट्स हैं, इन सारे फॉरेनर्स की जानकारी रखना, इकट्ठा करना और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, वो इनकी लाइबिलिटी बनाई गई है इंस्टीट्यूशंस की। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो लॉ है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लेके आ रहा है सो एज टू एंश्योर कि इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के अंदर एंटर ना कर सके। ठीक। अच्छा, एक और जानकारी है दैट देयर इज अनदर बैच कॉल्ड एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2026. दिस बैच टारगेट्स फॉर द एमपीपीएससी which will be conducted, the examination which will be conducted in 2026, and this is a foundation batch and the name of this batch is Sampurna 9.0. This batch will be conducted separately in both the mediums, English and Hindi medium, and this batch is also live from classroom. This is not live from studio, this is live from classroom, and the standard fees for this course is 50,000 rupees, but in this particular Holi discount offer the fee is reduced to rupees 12,000, and for prime members the fee is rupees 63,000, but in this particular Holi discount offer the fee is rupees 18,000. And as I have told you earlier that the discount and you can avail the discount from 9th of March to 22nd of March, so you should enroll in this course now. Now let's understand the reasons or what are those reasons, क्या वो कारण है या क्या वो वजह है जिसके कारण इस बिल को सपोर्ट मिल रहा है, या what are the voices in support of this particular bill. तो जैसे कि हमने पहले देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रीजन है नेशनल सिक्योरिटी, कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम भारत में चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो भारत के अंदर एंटर ना हो। जो कि फॉर एग्जाम्पल बैक व्हेन दिस news of Rohingya Muslims from the country of Myanmar was in news, तो जब ये बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू हुआ करता था तब भारत सरकार ने एक बहुत ही मजेदार बात बोला कि इंडिया कैन नॉट बी फोर्स्ड टू बी द रेफ्यूजी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप भारत को रेफ्यूजी कैपिटल नहीं फोर्स कर सकते हो। दुनिया वाले देशों को बोला कि इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस रेफ्यूजी प्रॉब्लम इन द स्टेट ऑफ म्यांमार। इंडिया वॉज नॉट द प्रॉब्लम। इंडिया इज विलिंग टू कोऑपरेट बट यू कैन नॉट, द वर्ल्ड कैन नॉट फोर्स अस कि एथिकल ग्राउंड पे हमारे ऊपर फोर्स किया जाए कि हम जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स को भारत में एंटर कर सके। और उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण भारत ने दिया कि हम जो है, हमारे पास ये जो रेफ्यूजीज हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स जो भारत में आ रहे हैं, सरकार ने कहा कि इसमें से हमारे पास ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि इसमें से बहुत सारे लोगों के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से भी कनेक्शंस हैं, इसलिए दे आर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड देयरफॉर वी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू एडमिट और टू ग्रांट रेफ्यूजी स्टेटस टू द रोहिंग्याज फ्रॉम द कंट्री और फ्रॉम द स्टेट ऑफ म्यांमार। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे है नेशनल सिक्योरिटी का। तो इलीगल इमिग्रेंट्स अगर किसी भी देश में आएंगे, फॉर एग्जांपल आज के तारीख में आप जानते हो कि जब यूएस में ट्रंप जो है वहाँ के बनते हैं, राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के, तो उन्होंने भी बोला है कि हम मेक्सिको के साथ अपने बॉर्डर को सील करेंगे और यहाँ से हम अपने जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो भारत अपने यूएस से बाहर निकाल देंगे। इवन और हमने एक बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात थी कि भारत के जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में रह रहे हैं, मतलब वहाँ के लिए वो इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाएंगे, हमारे लिए वो इमिग्रेंट हैं। तो वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स उन्होंने पाए, भारत के नागरिक थे, वो वहाँ रह रहे थे, उनको उन्होंने डिटेन किया और हथकड़ियों में, बेड़ियों में बांध के वहाँ के मिलिट्री जो कैरियर्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें उन्होंने उनको भेजा, जिनकी लैंडिंग अभी कुछ समय पहले अमृतसर में हुई। तो ये हमारे लिए एक नेशनल शेम की बात थी कि इस तरीके से ट्रीट उनको नहीं किया जाना चाहिए था। आप उनको, भारत ने बोला भी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो आपके देश के, तो यू हैव ऑल द राइट्स टू सेंड देम बैक टू द कंट्री। बस थोड़ा सा मसला इसमें ये है कि किस तरीके से आप उनको वापस भेजते हो। बहरहाल, तो हर देश जो है ये चाहता है कि उस देश के अंदर रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो ऑब्वियसली उसकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट नो हु आर दीज पीपल। आपको पता ही नहीं, आपको इल्म नहीं है कि ये लोग कौन हैं, इनके क्या गतिविधियां हैं और क्या हमारा जो एनिमी है वो इन लोगों को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा,
मतलब हमको कमजोर करने के लिए हमारा दुश्मन इलीगल इमिग्रेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है। ये बात तो कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में लिख के चले गए हैं। तो ये समय काल में बहुत पुरानी प्रचलित एक प्रैक्टिस है कि एक मुल्क अपने दुश्मन मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए नैतिक अनैतिक किसी भी कार्य को इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी हथकंडे या किसी भी मेजर को इस्तेमाल करता है। बराक ओबामा ने इसी को बोला रियल पॉलिटिक, और चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इन चीजों को एकदम सही ठहराया है। अवे फ्रॉम द chaos and away from the discussions and debates of ethics and morality, उन सबसे परे रखा है उसको। तो सबसे बड़ा मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का। नेशनल सिक्योरिटी के बाद अगला प्रॉब्लम है इकोनॉमिक स्ट्रेन। सपोर्ट में जो वॉइस है वो ये बोल रही है कि भारत वैसे ही एक डेवलपिंग राष्ट्र है, हमको वैसे ही अपने इतने सारे जनसंख्या को हमको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी है, और अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आएंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, कैपेसिटी है, उसके ऊपर एक अनड्यू बर्डन क्रिएट होगा, और उससे जो है आगे चल के और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इकोनॉमिक रिस्ट्रेन जो है हमारे देश के ऊपर बढ़ेगा जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आएंगे और हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ड्रेन करेंगे। अगर हम एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी या समाज होते तो शायद हम एक बार को सोचते कि वैसे भी हम बहुत आगे हैं और हमको भारत में बाहर से आने वाले लोगों को वो हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट, इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे। पर क्योंकि हम खुद अपने आप में एक डेवलपिंग नेशन है, तो एट दिस मोमेंट it is absolutely not necessary, rather it is very much unwanted for India to give access to those people who have entered into India without valid documents। तो हमारे लिए जरूरी है कि इन लोगों को हम भारत के बाहर करें for obvious reasons, क्योंकि पहले तो आपके ही नागरिक आपके लिए हैं, उसके बाद किसी देश के और किसी और दूसरे देश के नागरिकों को आपके प्रति जिम्मेदारी है उनकी। और तीसरा है डेमोग्राफिक चेंजेस, कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनका जो रिलीजियस कल्चरल अफिलिएशंस हैं वो अलग हैं जो लोकल लोग हैं उनसे, और उसके कारण एक देश की एक पर्टिकुलर एरिया की जो पूरी की पूरी डेमोग्राफी है वो चेंज हो सकती है अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल या चेक नहीं किया तो ये एक और कारण है कि क्यों हम इस पर्टिकुलर बिल के सपोर्ट में हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, मुद्दा इकोनॉमिक स्ट्रेन का है और डेमोग्राफिक चेंजेस का है। और डेमोग्राफिक अगर किसी एरिया की चेंज हो गई तो वहां से फिर जो लोकल वर्सेस फॉरेनर्स का डिस्प्यूट है, इनके बीच में होने वाले जो क्लैशेस हैं, एथनिक वायलेंस, रिलीजियस क्लैशेस, ये सारी चीजें यहाँ से होती हैं और ये इससे फिर लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो डेमोग्राफी को जो है वो स्टेबल रखना है, उसको चेंज नहीं होने देना है, इसलिए इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना, भारत में आने से रोकना, इट इज अ नेसेसरी थिंग फॉर इंडिया। देन नेक्स्ट इज कि वो लोग जो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, व्हाट आर देयर आर्ग्यूमेंट्स। सो पीपल हु आर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बिल, उनके मोटा मोटा अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें तो वो ये है कि सबसे पहला ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस अगर हम देखें तो, अब ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई रेफ्यूजी है या कोई एक आदमी जो भारत के अंदर एंटर कर रहा है लेकिन उसका पासपोर्ट जो है, उसका वीज़ा का टर्म एक्सपायर हो गया, ये गलत तरीके से भारत में एंटर किया है, लेकिन उसके पीछे मानवीय पक्ष भी तो है। मानवीय पक्ष ये है कि उसकी मजबूरी थी, अपना घर छोड़ के कौन आता है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो एक रेफ्यूजी हो सकता है, उसके यहाँ खाने की सिचुएशन, उसकी खाने की दिक्कत होगी अपने घर पे, मतलब इतनी भी उसकी आर्थिक सामर्थ्य नहीं होगा कि वो अपने लिए 2 जून की रोटी इकट्ठा कर सके, इसलिए अपना घर बार छोड़ वो भारत की शरण में आ रहा है या भारत में आके काम धंधा ढूंढ रहा है। तो वो जो मानवीय पक्ष है उसको लेके लोगों का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है कि मानवीय पक्ष को हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं, कि उन लोगों का क्या, वो भारत से बाहर जब जाएंगे तो अपने देश में कैसे काम करेंगे, उनके देश में अगर इतनी ही क्षमता होती तो भारत आते ही क्यों। तो एक मानवीय पक्ष इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा अगेंस्ट में इसके रीजन है। अगला है रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किस आदमी को मतलब उसका क्या आप किसी इंडिविजुअल को उसके रिलीजियस अफिलिएशन के कारण भारत के टेरिटरी से बाहर कर सकते हो क्या। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है,
रिलीजियस या एथनिक ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है लोगों को डिपोर्ट करने की अगर बात करें तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर आ रहा था वो हमारी लोकल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते क्योंकि उसकी तो मजबूरी है, तो बहुत ही कम लेबर कॉस्ट पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर में काम कर रहा है। अब अगर जब इस आदमी को आप पहचान लोगे, पकड़ लोगे और उसको भारत की टेरिटरी से बाहर डिपोर्ट कर दोगे तो हमारे एग्रीकल्चरल इनपुट में इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चरल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, इट विल इंक्रीज एंड दैट माइट हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। वो भारत में इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को भी बढ़ा सकता है। तो ये जो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा वो भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, वो एक कारण है कि लोग बोल रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। ठीक, another batch which is for mains 2025 and the name of this batch is Vijeta batch 2.2. Again this is a batch which is live from studio and the standard fees after reduction in this holy sale is rupees 4,000 and for prime members it is rupees 10,000. Separate batches in English and Hindi medium. 9th से 22nd is the validity of this particular offer. Now अगर हम बात करें कि एक महिला है जो कि भारत के टेरिटरी में एंटर की हैं और इसके बाद पाया गया है कि ये एक इलीगल इमिग्रेंट है, एक गलत डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इन्होंने एंटर किया है, तो अब इनके साथ जो है वो क्या होगा, शी फेसेस, आयशा अगर इनका एक नाम है, एक फिक्शनल नाम रख लेते हैं, आयशा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट शी फेसेस द रिस्क ऑफ डिटेंशन, कि इनको डिटेन किया जाएगा। शी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर फैमिली, हो सकता है कि इनकी फैमिली के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, इनके डॉक्यूमेंट्स को वैलिड ना माना जाए तो इनको भारत की टेरिटरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, सेपरेशन होगा। एंड लैक ऑफ रिकोर्स, की कोई लीगल एक्शन या कोई लीगल रिकोर्स इनके पास कुछ खास अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम एक ह्यूमैनिटेरियन या मानवीय पक्ष से देखें तो आयशा जैसी ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे होंगे जो भारत में ना जाने कितने समय से रह रहे होंगे, लेकिन अब इस कानून के आ जाने के बाद उनको आप एक इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई करोगे, उनको आप यहाँ से डिपोर्ट करोगे, तो उससे होने वाली जो मानवीय त्रासदी है वो हमको उसका अभी इल्म भी नहीं है। तो ये इससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एट दी आगे की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दी चैलेंजेस व्हिच माइट अकर as far as this law is being, this bill is concerned, तो प्रॉब्लम हमको सबसे पहले तो दिखेगा कि लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कि इतने जैसे हमने बोला कि 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट भारत में इस वक्त रह रहे हैं। तो सबसे पहला कि आप इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके लिए लॉजिस्टिक्स जो है वो इट विल बी अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर इनको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए वो पैसा खर्च करना, और जब आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको डिपोर्ट करने के लिए ऐसे सेंटर्स क्रिएट करना, वहां तक लोगों को लेके जाना, इतने सारे डिपोर्टेशन सेंटर्स क्रिएट करना, इट इज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। एंड सेकंड इज कैपेसिटी ओवरलोड, की डिटेंशन सेंटर्स जो है एंड द लीगल सिस्टम स्ट्रेन्ड बाय इंक्रीज्ड केस लोड। तो आपको अगला है कि कैपेसिटी ओवरलोड हो जाएगा। किस चीज की कैपेसिटी, आपको बहुत सारे डिटेंशन सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर ये लोग किसी तरीके का लीगल रेमेडी तो अपनाएंगे, तो आपकी जो कोर्ट सिस्टम है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, उसका भी वर्कलोड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगला है अब्यूज ऑफ पावर, मतलब पावर का, अथॉरिटी का मिसयूज होगा। जो डिस्क्रिशनरी पावर्स, आपने जो पावर को बहुत एक्सेसिवली आपने पावरफुल बना दिया है एनफोर्समेंट एजेंसीज को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, देयर इज अ टेंडेंसी कि वो इस पावर का इस्तेमाल करके लोगों को क्या कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक, अब एक और बैच है, द नेम ऑफ दिस बैच इज गुरु द्रोण 2.2। दिस इज अ मेंटरशिप बैच फॉर मेंस 2025, दिस which is live from classroom. Original price is ₹50,000, but for this particular Holi Hangama offer, the price has been reduced to 3,500. 9th and till 22nd of March is the validity period. So at last, this particular bill puts India at a very tight spot, जहाँ पे अब हमको बहुत सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस करना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो बिल है ये
एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी को रखता है, मतलब यहाँ पे एक बड़ा फाइन बैलेंस क्रिएट करना है हमको। एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी और दूसरी तरफ है ह्यूमैनिटेरियनिज्म या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो ये दो चीजें हैं जिनको हमको इस बिल के थ्रू क्या करना है, बैलेंस करना है और इंश्योर करना है कि हम ये दोनों ही चीजें इंश्योर कर पाए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन एज अ नेशन हमारा जो है मानवीयता की तरफ भी ध्यान है और उसके तरफ भी हम इंक्लाइंड हैं, वो भी हमको ध्यान रखना है। तो इस बिल के अंदर अब होना ये चाहिए कि ये बिल आया है पार्लियामेंट के अंदर, इसके ऊपर जो है वो देश में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। दिस बिल शुड बी सेंट टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात करके एंड देन necessary changes should be made in this particular bill so that these two contradictory objectives और these two contradictory जो हमको लग रहा है कि ऐसा contradictory है, इन चीजों में हम एक कोई सामंजस्य स्थापित कर सकें, ऐसा करके इस बिल के अंदर प्रोविजंस होने चाहिए। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।